हेलो गुड इवनिंग वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांग और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज है एक इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आपकी दो बुक्स है, एक स्टैट्स और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वैसे तो उसके सारे कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। आओ बच्चों देखते हैं। तो देखो, ये है क्वेश्चन फर्स्ट, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ये कह रहा है पीपीसी कर्व को एक्सप्लेन करो और साथ में आप शेड्यूल भी बनाओ और डायग्राम भी बनाओ। ये शेड्यूल और डायग्राम दोनों के दोनों बनाने के लिए कह रहा है, और कह रहा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखा भी गया है। पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। पीपीसी, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीसी, एक्सप्लेन पीपीसी। ठीक है जी, एक्सप्लेन पीपीसी। तो ये क्वेश्चन आप करके आपको जरूर जाना है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी करके जानी है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसका जो डिफरेंस है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कई बार मैंने देखा, कई बार ये क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। अच्छा, इसके बाद है सेंट्रल प्रॉब्लम। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम हुआ ना, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन है वैसे ये, कि सर ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आ गया तो जरूर करके जाना आपको और करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपसे 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, 2 नंबर में 3। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 5 to 6 में से जो क्वेश्चन आते हैं ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक बेहतरीन, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। तो इसको भी आप पढ़कर जरूर जाइएगा, और इसका एक एग्जाम्पल याद करके जरूर जाना। आप एग्जाम्पल, कई बार आता है कि एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, और क्या कह रहा है, फर्स्ट चैप्टर में से ही है, कह रहा है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन इंडिया मिशन। अच्छा, ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये पता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ है ना अच्छा हो रहा है, जैसे कि भाई मान लो जी मोदी जी ने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया, ठीक है, या कोई भी मिशन अच्छा सा स्टार्ट किया। अगर आपको लगता है कि इससे ये देश के लिए, हमारे लिए बेहतर है, ये बढ़िया है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये पूछेगा बताओ पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो आपको बताना पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि भाई कुछ बोल रहा है कि भाई कुछ गलत हो गया, भाई कोरोना की बीमारी आ गई, बताओ उसका पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि भाई ये पढ़ने से मुझे लग रहा है कि कुछ गलत होगा, तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आपको बस यही पहचानना है कि भाई इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है क्लीन इंडिया मिशन। अब क्लीन इंडिया मिशन तो कुछ अच्छी बात है ना, क्लीनिंग के बारे में बात हो रही है तो बढ़िया बात है। तो कह रहा है पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और आपको बताना है क्लीन इंडिया मिशन से क्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आगे, भाई भूकंप आएगा तो बताओ इसका पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरे भाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, कुछ ना कुछ गलत बात हो रही है। तो कुछ भी अगर आपको गलत इंडिकेशन लग रहा है तो पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ से कुछ अच्छी इंडिकेशन मिल रही है तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद बोलता है कि भाई मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको आप बस पढ़कर चले जाना, ऊपर ऊपर से पढ़कर चले, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाता है ये भी। इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़कर चले जाना फिर भी एक बार, ठीक है। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके ये वाले हैं, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आप सिर्फ है ना पढ़कर जाओगे। अभी जो क्वेश्चन में जिसके अलावा जो बता रहा हूं मैं, एक है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई ये सेकंड चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड चैप्टर है, और इसमें से ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ये जो कंसेप्ट है क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप कोई भी कमोडिटी बार बार कंज्यूम करते जाते हो, जब आप मान लो कि आप खाना खा रहे हो, तो जैसे जैसे आप खाना खाते जाओगे तो आपको जो मजा मिल रहा है, जो भूख है, वो आपकी बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। अरे भाई कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप कमोडिटी यू कंज्यूम करोगे, वैसे वैसे आपकी भूख, आपका मजा धीरे धीरे कम होता जाएगा। यही बात वो बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। अच्छा, इसके बाद वो बोलता है कि टीयू और एमयू में रिलेशन बताओ। तो भाई ये क्वेश्चन सेम है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है।
इसमें भी तो आप किसकी बात करते हो, इसमें आप टीयू और एमयू की ही तो बात करते हो। तो आप ये नहीं कि दोनों अलग अलग याद करोगे, आप आपने ये वाला क्वेश्चन याद कर लिया तो उसका आंसर आप इसमें भी लिख सकते हो। इसके अंदर आप बताओगे ना टीयू और एमयू में तो रिलेशन बताते हो, तो अलग से क्वेश्चन आ गया तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है भाई, यही आंसर लिखोगे इसके अंदर। अच्छा इसके बाद और क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ, सिंगल कमोडिटी के केस में या फिर टू कमोडिटी के केस में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, और एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, ये भी बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी, फर्स्ट टर्म में फाइनल टर्म में कई बार रिपीट होता है, और मैंने कई सालों से उसको देखता आ रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। या तो सिंगल को इसमें सिंगल कमोडिटी में पूछता है या फिर डबल कमोडिटी में पूछता है। अच्छा इसके बाद और क्या बोल रहा है कि बजट लाइन, ये 3 से 4 नंबर में आते हैं क्वेश्चन कि एक्सप्लेन बजट लाइन, ये 3 से 4 नंबर में, मतलब 5 to 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये 3 to 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा और क्वेश्चन कौन सा है, इसके बाद बोलता है कि एक्सप्लेन डिफरेंस, एक्सप्लेन इन डिफरेंस कर विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ये भी 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज में से भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार और उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। 11th क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, 11th क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है, 11th क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हमें बजट लाइन दे रखी होगी और बजट लाइन में आपको इंडिफरेंस कर्व दे रखा होगा, दोनों की हेल्प से हमें बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां है, मतलब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां है। भाई वो आपको पता ना ये वाला कर्व है, ये बजट लाइन है, और हमें इस तरीके से बजट लाइन वो इंडिफरेंस कर्व बनाना होता है। तो पूछते कि कहां पर है, याद करो भाई जो मैंने पढ़ाया था, याद करो, ये IC1 है, ये IC2 है, आप बच्चों ने कहीं पर देखा होगा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। तो इस टाइप का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 मार्क्स के लिए। ठीक है जी, तो ये है 11 क्वेश्चन, मेरे को आपको 30 क्वेश्चन बताने हैं जो एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आओ बच्चों अपने 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। भाई चैप्टर नंबर 3 में घुस गए हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड में। पर डिमांड इतना बढ़िया चैप्टर है ना, इतना मजेदार चैप्टर है, इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन, मतलब शुरुआत से एंड तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सर सारे थोड़ी ना याद करके जाएंगे, हाँ ये भी बात है, सारे याद नहीं करके जाओगे, बट बहुत इजी कंसेप्ट है, बट सभी में से मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाले हैं, ये आपको जरूर याद करके जाने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कौन सा है जी, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई अपना अपने आप में। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करें। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड वो कहता है ना कि प्राइस की वजह से या तो प्राइस की वजह से तो डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो उसी को तुम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, जब भी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी सिर्फ प्राइस की वजह से, तो हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, इसके फैक्टर्स बताओ। भाई इसके फैक्टर्स तो हाईली इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करके ही जाने हैं। फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नॉर्मल गुड्स, है ना, इंफीरियर गुड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और वो फैक्टर आपको जरूर करके जाना है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, या डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन अदर डिफरेंस ऑफ द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन गुड्स। वो पूछेगा अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो गिवन गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके दिमाग में आए ना, लिखा हुआ है, तो आप हमेशा समझना डायरेक्ट रिलेशन। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस गिरेंगे तो गिवन गुड्स की डिमांड भी गिर जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा कर देना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो गिवन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस गिरेंगे तो गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा बट इनडायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन भी 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड और उसके फैक्टर्स में रिलेशन है, इन फैक्टर्स की वजह से ये तो डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तो उनके रिलेशन को नाम दिया गया है डिमांड फंक्शन, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये कहते हैं कुछ है ना, ये कुछ ये डिफरेंसेस है, ये जरूर करके जाना, जैसे कि एक्सपेंशन
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। अच्छा, एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। जब भी डिमांड में चेंज आएगा तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया, डिक्रीज इन डिमांड मैंने बता दिया। अच्छा, फिर एक बोलते हैं कि बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में डिफरेंस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? जब भी प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में भी डिफरेंस बताना है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंसेस हैं, ये आपको जरूर याद करके जाने भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद 16 क्वेश्चन में क्या कहता है, मैंने आपको बताया था ना, वो आपको बताया था अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो बताओ भाई गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वही वाले क्वेश्चन है, ये देखो वही वाले क्वेश्चन है। इफ फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देखो फॉल सब्स्टिट्यूट गुड्स आते ही हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए डायरेक्ट रिलेशन। अब ये क्या बात बोल रहा है? फॉल होने की बात बोल रहा है तो डिमांड भी फॉल हो जाएगी। अगर यहां पर राइज की बात होती तो डिमांड भी राइज हो जाती। तो ये तो पूछ रहा है वो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द चेंज ऑन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, सब समझ में आ गई। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद आ गया जो 17 क्वेश्चन में कह रहा है, 17 में इससे रिलेटेड है, वो पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर मान लो राइज हो जाए तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में आपको हमेशा याद रखना है इनवर्स रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर वो बोला राइज हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको ये याद रखना, वो यही पूछ रहा है। ठीक है जी, देखो यही बात पूछ रहा है। सब्स्टिट्यूट में आपको क्या याद रखना है? डायरेक्ट रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस गिरेंगे तो डिमांड भी गिरेगी। अच्छा जी, आ जाइए, आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, गिव 3 रीजन या राइट वर्ड शिफ्ट होने। अच्छा, डिमांड करके राइट वर्ड शिफ्ट होने के रीजन बताओ। तो अदर फैक्टर्स है ना, कोई भी कर्व शिफ्ट होता है, शिफ्ट होने की बात कर रहा हूं मैं, रोटेट नहीं। अगर कोई भी कर्व शिफ्ट होता है या राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, वो अदर फैक्टर की वजह से होता है। अब अदर फैक्टर में क्या आता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, याद रहे ना, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना, इनकी वजह से। तो इनकी वजह से आपको बताना है कि इनमें ऐसा क्या चेंज आएगा जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। जब भी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो हमें वो उन फैक्टर्स के बारे में बताना भाई। ठीक है, कि राइट वर्ड शिफ्ट होने के और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने के। इसके बाद वो कहता है एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और न्यूमेरिकल। अच्छा जी, आपको इसका मीनिंग याद करना है। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस में परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये बात आपको समझ आ गई। इसका ना फैक्टर याद करने हैं, फैक्टर, इसके फैक्टर भी काफी बार एमसीक्यू में पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक न्यूमेरिकल, भाई न्यूमेरिकल तो मैं कह रहा हूँ 100% आएगा। अब न्यूमेरिकल या तो वो डिमांड में से पूछेगा, या तो वो डिमांड में से पूछेगा, या फिर वो सप्लाई में से पूछेगा। न्यूमेरिकल तो भाई इसका आना ही आना है। न्यूमेरिकल या तो वो डिमांड में से पूछेगा भाई, या तो डिमांड में से या फिर वो सप्लाई में से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से भी। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ऐसा है बुरा मान जाएगा, मतलब वो कहता है अगर भाई मुझे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया तो बहुत बुरा मान जाता है, मुंह फुला लेता है। मतलब उस क्वेश्चन की वेटेज इतनी जबरदस्त है ना, आपको मैं पिछले पेपर दिखाऊंगा ना, जितने भी पेपर दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन भाई साहब हमेशा कोई ना कोई उठा। ये एग्जामिनर का ना, जो एग्जाम कंडक्ट करता है, जो पेपर बनाता है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, भाई साहब मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर का एग्जाम के अंदर आता है और बच्चे बहुत खुशी से लिख के आते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब 100% है ये, 100% मान के इसको वेटेज दे रहा हूं मैं। 100% आने की संभावना होती है इस क्वेश्चन की, 100%। तो भाई जरूर करके जाना, कहीं फर्रे बना के ले जाओ, फर्रे बना के नहीं लेके जाने भाई इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, और आ जाओ। अब ये कहता है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी पूछता है। रिलेशनशिप के ऊपर ना एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ लेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये। एपी और एमपी में रिलेशन बताओ, ये बोल रहे हैं ना, एपी और एमपी में रिलेशन बताओ।
फिर या फिर ACMC में रिलेशन बताओ, AVC और MC, ये तो ये सेम है, सेम ही आंसर लिखना है इनका, ठीक है। AC AVC में रिलेशन बताओ, ठीक है। TR AR MR में रिलेशन बताओ, फिर बोल रहा है AR और MR में रिलेशन बताओ। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी सब जरूर करके जाना। अच्छा, MC कर्व यू शेप्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये मैंने डिटेल में समझाया होगा, ठीक है, तो अब इसको देख लेना, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाता है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कह रहा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना होता है? पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखनी होती है, सेकंड नंबर पे आपको कंडीशन लिखनी है, थर्ड नंबर पे आपको बनाना शेड्यूल टेबल बनानी है, और फोर्थ नंबर पे आपको बनाना है कर्व, और फिफ्थ नंबर पे आपको लिखनी है छोटी सी एक्सप्लेनेशन। ये 5 काम करने हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड वाई? हाँ जी, ये क्वेश्चन में क्या, अब आ गए हम सप्लाई चैप्टर में। सप्लाई चैप्टर के भी जैसे कि मैंने डिमांड में बताया था ना, मैंने डिमांड में बताया था कि भाई यहाँ नहीं है, उसमें पिछले में बताया था मैंने, डिमांड के फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है ना, इसी तरीके से सप्लाई के भी जो फैक्टर्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनपुट के प्राइस अगर चेंज हो जाए, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म, है ना, पढ़ा होगा आपने, अगर उनमें चेंज आ जाए तो सप्लाई में क्या चेंज आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा 3 से 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो देखो, ये क्वेश्चन ये है ना, ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये रहा, सॉरी, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, फिर उसके बाद इनपुट के प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में क्या चेंज आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी करके आपको जाने हैं। तो हो गए हमारे 25 क्वेश्चन है ये। चलते अब नेक्स्ट की तरफ। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन परफेक्ट कंपटीशन। ये देखो मार्केट का क्वेश्चन है, ये है ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इसकी फीचर बताइए भाई, ये तो कुछ जरूर करके जाना है। मैं इसको 100% की वेटेज दे रहा हूं, 100% की वेटेज दे रहा हूं भाई मैं इसकी, ये करके जाना आपको 100%, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन 100% हो गया। इसके बाद लास्ट चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, भाई उसके 4 हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब इनके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। ये इसमें से चारों में से एक नया क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। अच्छा, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? या तो प्राइस फ्लोर का क्वेश्चन आएगा, या प्राइस सीलिंग का क्वेश्चन आएगा, या प्राइस फ्लोर या प्राइस सीलिंग, या फिर एक्सेस डिमांड या फिर एक्सेस सप्लाई, इसका क्वेश्चन आएगा। जबकि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये इसी के बेस पे है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर आपको तभी आएगा जब आपको ये वाले दोनों क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है ना, तब आप प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग बड़े आसानी से कर दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो बताओ। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और वो डिसाइड कैसे होता है, तो ये बताना हमें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके ही जाने हैं भाई, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आप ये क्वेश्चन भी एक ऐड कर लेना, चाहे इसको आप ऊपर से पढ़ के चले, वैसे बहुत ज्यादा इजी है यार, ये क्वेश्चन भी आप पढ़कर चले जाना, उसको इसमें लिखना भूल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर करके जाओगे। अब मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अब लास्ट टाइम आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, ये ख्याल से परसों एग्जाम है, और काफी बच्चे जो गवर्नमेंट का परसों एग्जाम है, और जो प्राइवेट स्कूल है इनके तो डेट मतलब अलग अलग स्कूलों की अलग अलग होती है। तो भाई जिनका भी एग्जाम रहता है, तो भाई आपके लिए अच्छी बात है, आपको ये वीडियो में टाइम पर मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं मैं, और इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करके जाना भाई, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।